अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। मार्केट की वीकली क्लोजिंग फ्राइडे की 177 प्लस की आई। मुइस हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखते हैं तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद हम मजीद उस लेवल्स पे भी आएंगे जिस पे आपने बताया था कि बाइंग लेवल सूटेबल रहेंगे मार्केट के लिए। ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पे सेशन कैसा था? देखिए साहब, लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं ना, सिर्फ 3000 पॉइंट गए हैं, जिसमें से मैंने पहले ही बताया था, जी। जो मंडे वाले दिन उसके अंदर ही 2200 2400 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस हो गई थी, और उसके बाद फिर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, जो आई थिंक अच्छी बात है। लेकिन अब मसला ये है कि जंग स्टिल खत्म नहीं हो रही है, ऑयल की प्राइसेस हाँ। कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, और इवन अगर हम पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से देख रहे हैं, तो मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से पॉइंट्स थोड़े बहुत ऐड हो रहे थे, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर का बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में थी रिफाइनरी सेक्टर। उसके बाद इसी वीक के अंदर हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर ही जो है वो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आया, जिसके अंदर सिनर्जी में से 3 रुपए निकल गए, पाकिस्तान रिफाइनरी 12-13 रुपए नीचे आ गया, नेशनल रिफाइनरी 25-50 रुपए नीचे आ गया, अटक रिफाइनरी 100 रुपए नीचे, 100-150 रुपए नीचे आ गया। तो प्रेशर भी हमने देखा, लेकिन आखिरी दिन जो जुम्मे वाला दिन है, क्योंकि उसमें न्यूज भी लग गई कि अब जो है वो विद इन अ वीक डील साइन हो जाएगी अपग्रेडेशन वाली, तो उस वजह से हमने देखा कि अटक रिफाइनरी, सॉरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी को कैप भी लगा। तो हो सकता है रिफाइनरी का मोमेंटम वापस आ जाए, यहाँ से और कैपिटल गेन दे। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करते हैं तो उसके अंदर इतनी खास जान मौजूद नहीं है। और पिछले हफ्ते से मैं एक और सेक्टर का नाम ले रहा हूँ रिफाइनरी के साथ साथ, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग के अंदर पीएसओ का, और वाफी का भी मैंने कहा था। तो ये शेयर मुझे लगता है अभी भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में क्या 5-10 रुपए बढ़े हैं, 5-10 रुपए की इतनी कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 250-250 350 रुपए का शेयर है कोई। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि एक्सप्लोरेशन सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर परफॉर्म करे, तो हो सकता है शायद कोई पॉइंट्स ऐड हो जाए मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। तो इस वजह से हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्केट अपने आप को यहीं पर सेटल करे, और जो हमारा बाइंग लेवल था 175 का, वो जैसे ही आएगा इंशाल्लाह तो हम बता भी देंगे कि यहाँ पर आपने बाइंग करनी है। अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, 177 के अराउंड ही मार्केट क्लोज़ हुई है, थोड़ा वेट करें मार्केट के अंदर, हमें अच्छी बाइंग नीचे मिल जाएगी, लाज़मी मिलेगी मार्केट में बाइंग का मौका। ठीक है। आप हम सेक्टर स्पेसिफिक और रिजल्ट्स पे भी आएंगे मुफीस। हम एक तरफ देखते हैं कि ऑयल की क्लोजिंग जो है वो 86 के करीब आई है। हम पिछले रोजनामा भी डिस्कशन ये हो रही थी कि 85 से ऊपर अगर ऑयल जाता है तो एक 90s का टारगेट टच कर सकते हैं, और जैसे मोइस ने बताया था कि अगर 90s का टारगेट पे ऑयल जाता है तो उसके बाद हम मार्केट के अंदर एक सेलिंग देख सकते हैं। तो अभी 86 के पास ऑयल की क्लोजिंग होना, कल की ओपनिंग किस तरीके से देखते हैं? दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकली ये भी खबर आ रही है कि जो सीडीएफ है वो ट्रेवल कर रहे हैं ईरान ऑन मंडे। तो कुछ आपको लग रहा है कि चीजें यहाँ से ऑयल की भी एक थोड़ी-सी वापस एक बुलिश मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं, या एक गेन हम देख सकते हैं ऑयल के अंदर मंडे की ओपनिंग? अच्छा सर, ऑयल की क्लोजिंग तो $86 के करीब आई है, एंड हम इसको नोटिस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मंडे को जी। मार्केट यानी खुलेगी ऑयल की, तो स्पाइक नहीं करेगा, ऐसा लगता है मुझे। मैंने पिछले हफ्ते भी ठीक जब है। ये बताया तो हम वही एनालाइज कर रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर करता भी है तो बिफोर आवर मार्केट ओपन्स, बिफोर पीएसएक्स ओपन्स, जी। मार्केट जो जी, ऑयल की जी। मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे सेटल हुँ, करेगी। और ये जो रेंज है ना हमारे पास 80 से 85 की, इसमें ऑलरेडी मार्केट अपने आप को रीरेट कर चुकी है। वो उसी, हुँ, अगर इस रेंज में ऑयल घूमते तो मार्केट भी अपने ही इंडेक्स के उन्हीं लेवल्स को, जो जैसे मुझे कह रहा है 175 से 180 181, उन्हीं लेवल्स को जो है हुँ, वो ऑनर कर रही होती है। सो यस, मुझे लगता है ओपनिंग होने के बाद भी जब पीएसएक्स की ओपन होगी तो मार्केट थोड़ी सी ऑयल की नीचे होगी, एंड विच इज अगेन बेनिफिशियल फॉर पीएसएक्स। लेकिन इससे अगर थोड़ी सी नीचे ओपन भी होती है, नीचे ट्रेड भी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि पीएसएक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सिचुएशन हुँ, अभी डिसॉल्व नहीं हुई, सिचुएशन अभी रिजॉल्व बिल्कुल। नहीं हुई। जहाँ तक आपने बात की, जो दौरे की बात की, तो मैंने हमेशा यार, अब हर शो में जब भी आप मुझसे सवाल करते हैं रिगार्डिंग दिस दिस जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो आपको एक ही बात कहता हूँ कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो अपना रास्ता इख्तियार राइट। कर रही है, और वो रास्ता इख्तियार करेगी। डेफिनेटली ये जंग बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है, लेकिन आप ये देखें कि जब यूएस की तरफ से अब बयान आता है तो बहुत ज़्यादा हुँ, स्पाइक नहीं आता ऑयल में, जो हमने जी। रमज़ान के पहले टाइम पे देखा। देखा था, या हमने उसके बाद देखा था, राइट? तो अब वो वाली जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं मार्केट रीड कर लेती हैं कि कहीं न कहीं हुँ, सेटलमेंट्स की तरफ मामला जाएँगे। तो येस, मुझे लगता है ये चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, और मुझे ये भी लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा। हुँ। मैं अगर मार्केट के लेवल्स की भी बात अगर करूँ, 177, 176 के ये लेवल्स भी अहमियत रखते हैं, और जैसे मोइस रोज़नामा में भी बता रहा था कि 174, 175, 176 के लेवल्स एक अच्छे बाइंग आप इस लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। सिंस मार्केट 177 पे गई है, मंडे को मार्केट की ओपनिंग होती है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मंडे के दिन ज़्यादा बाइंग की तरफ रहना चाहिए, या एक मिक्स स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कल के दिन के लिए स्पेसिफिकली? देखें, बाइंग
के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और मिलती आप है। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स आपको ट्रेंड शो करेगा। मिसाल के तौर पे आपका ट्रू। इंडेक्स अभी 177 पर है, बट आपका इंडेक्स 174 पर आ गया, दैट मीन्स हुँ, आपका इंडेक्स डिक्लाइन हो गया। वो आपको ट्रेंड शो करेगा कि आप साइड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बट आपने जो बाइंग करनी है वो सेक्टर स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक करनी है। हम ये बात करें कि इंडेक्स जो है वो एक कंस्ट्रेंट है, उसको बढ़ने का रेजिस्टेंस है, वो नहीं बढ़ पा हुँ, रहा। बट वहीं पे हम देखते हुँ, हैं रिफाइनरी जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है, राइट? तो अगर तो आप ये देख के कि इंडेक्स नीचे जा रहा है और आपने रिफाइनरीज में पोजीशन नहीं ली, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सके। तो जो बाइंग है वो सेक्टर स्पेसिफिक चल रही है, वो कंपनी स्पेसिफिक करेक्ट। चल रही है। इंडेक्स के आपको ट्रेंड का अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट की हुँ, डायरेक्शन क्या है। आपको हुँ, सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट देन आप जिन कंपनीज में काम करेंगे, जैसे मुझे कहना ना, पीएसओ लुक्स अट्रैक्टिव, ओजीडीसी हमने दंगल में भी कवर की ऐसे ही है। है। रिफाइनरी में पीआरएल में कितनी जगह बन सकती है, बियाटेक रिफाइनरी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो हुँ, क्योंकि अभी ऑयल सेक्टर या रिफाइनरी सेक्टर ही न्यूज में है, वही चल रहा है। हुँ, सो अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करें, अगर आप केमिकल में काम करें, तो वो बहुत फँसा-फँसा आपको नज़र हुँ, आएगा। स्ट्रैटेजी वो वाला। आपको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देगा इंडेक्स की कि मार्केट नहीं चल रही। हुँ, लेकिन जिसके अंदर न्यूज़ है, जो हमारी इंटरनल डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा मार्केट की डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, जैसे रिफाइनरी पॉलिसी की हम बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। फिर और रिफाइनरी पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर अगर हम एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, फिर हमारे पास जो डिपेंडेंसी है ऑन द इम्पोर्ट बिल, इम्पोर्टेड ऑयल, क्रूड ऑयल, वो कम होना, उसके बाद जो कन्वर्जन है फ्रॉम फ्रॉम ट्रू। जो स्किमिंग है, वो कन्वर्ट करना यूरो 5 इंजन डीजल्स पे, एंड जी, बहुत सारी चीज़ें। और कंसिडरिंग दिस वॉर, वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग के ऑयल पे डिपेंडेंसी पाकिस्तान की कितनी है और हमारे पास कोई रिजर्व्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी नहीं है। तो रिफाइनरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। कमिंग यू नो फाइनलाइजिंग रिफाइनरी पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ऑयल बीइंग द बेंचमार्क ड्राइविंग केसी 100 इंडेक्स। सो यस, हुँ, वही पॉलिसी, वही मार्केट चल रही है, उन्हीं डायनेमिक्स पे चल रही है। और आपकी जो स्ट्रैटेजी, अगर मार्केट नीचे आती है और आप सेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे, तो आई थिंक आप थोड़ा सा पैसा बचा सकेंगे। अगर आप इंडेक्स को देखते रहेंगे, तो आप इंडेक्स को देखेंगे, लेकिन इंडेक्स सारे सेक्टर्स की अ, वकालत नहीं कर रहा, सारे सेक्टर्स को एडवोकेट नहीं कर रहा। तो हो सकता है उसके बीच में हुँ। रिफाइनरी चले और आप उसका चांस मिस आउट कर दें। तो आप इंडेक्स का ट्रेंड देख के सेक्टर स्पेसिफिक जरूर रहें। करेक्ट, मैं इस बात से एग्री करूँगा मुइज़। हम जब रिफाइनरी की खबर तो पिछले हम देख रहे हैं 3-4 हफ्तों से एक खबर में है रिफाइनरी सेक्टर बारह, हम स्ट्रैटेजीज़ भी साथ-साथ बताते रहे हैं। इस बार अभी जो खबर आई है, जैसे उसके अंदर भी ये है कि जो रिफाइनरी सेक्टर है वो एक लॉन्ग डिलेड एग्रीमेंट्स जो है उसको वो अभी स्टार्ट करेंगे और जो एक पेनल्टी है 2.5% की डीम्ड ड्यूटी की डीज़ल के ऊपर वो सब रिटेन होगी। वो चीज़ें तो हमने समझ ली, लेकिन जैसे आप रोज़नामा के अंदर भी बता रहे थे कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेट्स से 100% भी बढ़ जाती है, तो उसमें एक 30% की करेक्शन की गुंजाइश होती है। अभी जैसे अगर हम रिफाइनरी सेक्टर या ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, मैं रिफाइनरी को ज़्यादा ही सामने रखूँगा, ऑयल एंड गैस में तो चलो स्पेसिफिक स्टॉक्स चलें। क्या आपको लग रहा है कि मज़ीद आने वाले हफ्ते में हम एक बुलिश मोमेंटम ही इन 2 सेक्टर्स के अंदर देखेंगे रिफाइनरी में, या छोटी-मोटी करेक्शन के साथ ही काम होगा इन सेक्टर्स में? देखिए, छोटी-मोटी करेक्शन के साथ ही काम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम जी, जी। देखते हैं तो इस जंग के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी का हम कल ही चार्ट देख रहा था मैं, और इस जी, जी। जंग के अंदर ₹23 का लो लगा है पाकिस्तान रिफाइनरी का, और इस वक़्त 91 के पास ही क्लोजिंग आई है। तो अगर हम तो ₹25 भी सपोज़ करते हैं तो 4x हो चुका है ऑलरेडी, अगर ₹100 कल टच कर देता है तो। जब एक 300% चीज़ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ से फिर एक खतरा होता है, ज़रूरी नहीं है नीचे आए, यू नेवर नो कि नीचे आए, ऊपर जाए, लेकिन खतरा होता है एक। तो हमें उस खतरे को देख के स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, अगर हम उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो। तो सिंपल है कि हम छोटी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर काम करेंगे, लेकिन जब तक न्यूज़ के अंदर है तब तक हो सकता है चलना चलता रहे। और एक और चीज़ होती है, जब मार्केट आपकी खराब होती है ना, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई एक शेयर होना चाहिए जिसके अंदर अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। तो आई थिंक हुँ, रिफाइनरी सेक्टर एक पूरा वो शेयर है या वो सेक्टर है जो लोगों का माइंड हुँ, डाइवर्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फ्लक्चुएशन अच्छी हो रही है, ट्रेडिंग का अच्छा मौका मिल रहा है, हलचल चल रही है। तो आई थिंक अच्छी बात है, और उसके बाद जब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर प्रॉपर चलना शुरू कर देगा तो हो सकता है फिर हुँ, रिफाइनरी रुक जाए। लेकिन हुँ, रिफाइनरी की जहाँ तक हमने बात की है, क्योंकि अभी न्यूज़ के अंदर है, डील फाइनलाइज़ होनी है, तो इसके अंदर एक मुझे लगता है कि रैली तब तक ही रहेगी जब तक डील फाइनलाइज़ होने वाली न्यूज़ है। जब डील फाइनल हो जाएगी तो उसके बिल्कुल। बाद शायद रैली ना करे, रुक जाए, प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, क्योंकि जब हुँ, डील फाइनल हो जाएगी, अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने का 5 साल का प्रोसेस है, उसके बाद आपकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट करेगा, सारी चीज़ें 5 साल बाद होंगी। करेक्ट। तो हो सकता है फॉर नाउ कैपिटल गेन दे थोड़ा, लेकिन फिर हो सकता है ऊपर जाके रुक जाए, तो हमें देख के, हुँ, न्यूज़ को देख-देख के स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसके अंदर, तो ही हम प्रॉपर हुँ। काम कर सकेंगे। लेकिन फॉर नाउ मुझे लगता है कि मंडे की ओपनिंग अच्छी होगी रिफाइनरी की। मुफीस, जैसे मोइज़ ने बताया कि एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका मिल सकता है जब तक खबर में है रिफाइनरी सेक्टर। लेकिन क्या आपको लगता है कि
अगर ये चीजें मटेरियलाइज हो जाती हैं तो रिफाइनरी के जो स्टॉक्स हैं उनके एक नए रेट्स आ सकते हैं जिन पे वो सस्टेन करेंगे। मान लीजिए जैसे सिनर्जी है, सिनर्जी को जैसे मोइज ने बताया था कि 13-20 से ऊपर अगर ये चलता है तो उसके बाद एक हम इसके नए रेट्स दे सकते हैं, और 14 रुपीज की उसने क्लोजिंग दी है। तो क्या ये चीजें मटेरियलाइज होती हैं तो सिनर्जी और इस तरह के पेनी स्टॉक्स के भी हम एक नए रेट्स देख सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रैक्टिव होंगे? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह मैं रीड करता हूँ मार्केट को, जिस तरह मैं देखता हूँ, जो बात मुइज ने कही जी ना, जी। जो हम टर्म्स यूज करते हैं ना, बाय एंड रूमर सेल ऑन न्यूज। देखें, जो एंटिसिपेशन है ना इस वक्त रैली की, जो 23 रुपए का मुइज बता रहा है ना, पीआरएल 90 रुपए का, 100 रुपए का होने वाला है, वो क्यों हो रहा है? वो इस खबर, वो बुलिश क्यों है? वो इस रिफाइनरी पॉलिसी को लेके, उस खबर को लेके, अपडेटेशंस को लेके, इन चीजों को लेके वो रैली कर रहा है। वंस दैट्स मटीरियलाइज्ड, हवा निकल गई खबर से, दैट्स इट। हम्म अब उसकी क्या वैल्यूज, क्योंकि जब खबर आती है ना, देखिए हम्म। रिफाइनरी सेक्टर छोटा है, 4 कंपनीज लिस्टेड है हमारे पास: नेशनल बिल्कुल। रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी हम्म एंड सिनर्जी। 4 कंपनीज हैं। तो आप रैली भी समझ पा रहे हैं। अगर हम देखते हैं सीमेंट सेक्टर बड़ा है, बहुत ज्यादा कंपनीज है, तो आपको पता नहीं चलता, मतलब बिल्कुल। आपको बहुत पिक एंड चूज करना पड़ता है। छोटे सेक्टर में आप बहुत जल्दी हम्म आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम्म अब आप पीआरएल को देख रहे हैं, पीआरएल इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा हम्म। बढ़ गया है। हाँ। अब क्या, अब रिफाइनरी पॉलिसी फाइनलाइज हो गई, मटेरियलाइज हो गई, यूं मिसाल समझते हैं। ठीक है। अब वो करेक्शन भी आएगी थोड़ी, वहां पे बात थोड़ी अपनी सपोर्ट्स पे रुकेगा भी। और अब जो नई रैली हम्म करेगा वो रिफाइनरी पॉलिसी पे नहीं करेगा, बिकॉज वो बात हो चुकी है। उस पे उसने ऑलरेडी, हम्म। इसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, कि जो होने वाला है उस पे वो पहले ही एडजस्ट कर चुका, एडजस्ट कर अब रैली दे स्टेज चुके। दे चुका, थोड़ा सा सेटल होगा। उसके बाद जो नई रैली हम्म बनेगी, जो नया लैग बनेगा, वो फिर उनकी अगली पॉलिसीज पे बनेगा। कितने कितने बेनिफिशरीज हैं, किस तरह डेट मैनेज हो रहा है, किस तरह रिफाइनरी पॉलिसी अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम्म बैलेंस शीट में किस तरह चीजें आ रही हैं, बैलेंस शीट से किस तरह चीजें निकल रही हैं। दिस विल बी हम्म। द क्राइटेरिया टू डिटरमिन कि वेदर द नेक्स्ट रैली विल कंटिन्यू और नॉट। जो अभी की रैली होगी वो रिफाइनरी पॉलिसी पे आके थोड़ा सा रुकेगी। करेक्ट। और ये इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर भी होती है सेक्टर्स के अलावा। मुझे जैसे मुफीज ने सीमेंट सेक्टर की भी बात की, ज्यादा कंपनीज है उसके अंदर, वॉल्यूम्स बेहतर होते हैं उस सेक्टर में। चिराग सीमेंट का अभी रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स उसके 16% कम हो गए, डिविडेंड भी मेरा ख्याल है उसने कोई 4 रुपए का दिया है। कैसे देखते हैं रिजल्ट को चिराग सीमेंट के, और क्या एनालिसिस है आपका इसमें? देखें, सीमेंट सेक्टर के अंदर आप सबको पता है मेरी फेवरेट कंपनी कौन सी है, तो वो तो मैं आई वुड मेटल। ऑलवेज प्रेफर। और चिराग सीमेंट का रिजल्ट आपने खुद बता दिया कि 17% डिक्लाइन हुआ है, तो और बाकी कंपनी से प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हुए। इवन मैपल लीफ का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था कुछ परसेंटेज के अंदर। तो स्टिल आई वुड प्रेफर मैपल लीफ, डीजी खान और लकी सीमेंट ओवर चिराग सीमेंट। तो आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए चिराग सीमेंट इतना बेहतर है, अट्रैक्टिव है। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट अगर आप रिस्की पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। मैं पोर्टफोलियो का ही बताता हूँ। अगर रिस्की पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल्स के अंदर गेन चाहिए, तो मैपल लीफ सबसे पहला पिक होगा हमारा। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा मॉडरेट, तो अच्छे ग्रुप वाली कंपनी डीजी खान सीमेंट होगी। और अगर आपको चाहिए टॉप नॉच जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पे आउट मिलता रहे, ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर में इतनी कंपनीज पे आउट नहीं करती इतना ज्यादा, लेकिन लकी सीमेंट होगी कि आपको वो 100% कुछ ना कुछ पैसा देके जाएगी, उसके अंदर आपका नुकसान नहीं होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो वाइज आपको शेयर भी बता दिए। तो ये 3 शेयर्स ही बेस्ट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। मुफीस, जैसे मोइज ने चिराग सीमेंट का रिजल्ट बताया, एंग्रो एच के बारे में आप पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं। मैं टावर्स बिजनेस के अंदर जाके अपना बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड कर लिया हुआ उसने अपना। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है उसका, प्रॉफिट्स उसके 56% बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होराइजन में देखते हैं, अदर देन जो वो चीजें ऑन ग्राउंड भी कर रहा है, शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है? इफ यू रिफ्लेक्ट पिछले, जब से 1 साल से पिछले, कैसी परफॉर्मेंस आपको रही है, और उसकी बेसिस पे आपको प्रोजेक्शन क्या लगती है? अच्छा, एंग्रो होल्डिंग बड़ा है, अब जाके थोड़ा रुक गया है। और हम देखते हैं कि एंग्रो होल्डिंग के पास, क्योंकि इट्स अ कंग्लोमरेट, तो अपनी होल्डिंग कंपनीज की होल्डिंग है, जैसे जो बाकी उसकी कंपनीज हैं, तो उनके, अगर हम जैसे ईफर्ट के रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो नॉट वेरी इंप्रेसिव। तो अगर हम बात करते हैं तो वही चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे पेरेंट कंपनी में भी। और मुझे लगता है क्योंकि एंग्रो होल्डिंग बड़ा है काफी, अब जाके रुका है। आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। इसमें जगह मिल सकती है मुझे लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। आपको अगर थोड़ा सा नीचे मिले, ये थोड़ा डिप पे मिले, तो आप एंग्रो होल्डिंग को बिल्कुल रख सकते हैं। रिजल्ट के बारे में अगर आप पूछेंगे, तो रिजल्ट उस ओके, नॉट टू गुड आई वुड से। और इसीलिए अगर आपको डिप पे मिलता है तो आप इससे रख सकते हैं। देन अगेन, जब हम कहते हैं ना बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं आया, तो उसका रीजन भी है कि एंग्रो होल्डिंग अपनी सब्सिडरीज या अपनी होल्डिंग कंपनीज के थ्रू वो रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, राइट। तो उसकी अगर कंपनीज जो नीचे, जो उसकी कंपनीज हैं, जो हाँ जी। चाइल्ड कंपनीज हैं, जी। जिनके पास उसकी होल्डिंग है,
अगर वो अच्छे उनके रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव आ रहे होंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट्स में भी। सो आई थिंक अगर आपको यहाँ पे डिप पे मिलता है तो आप फिर ले सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज मोर अट्रैक्टिव, जैसे हम पहले, जैसे मुफीज ने स्टार्टिंग में भी बताया कि ट्रेडिंग के लिए इट इज अगेन देन जिनके अंदर वॉल्यूम्स लग रहे हैं, आप उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, न्यूज है उनके अंदर, जब चीजें मटेरियलाइज हो जाए देन दैट इज अ डिफरेंट और थिंग। एक और चीज है ना तो सर, एंग्रो होल्डिंग की जब हम बात करते हैं ना, पीपल उसका डिविडेंड पे आउट नहीं है। सो लेट्स से आप अभी, अगर आप अभी करंट रेट्स पे लेते हो तो यील्ड तो नहीं बनेगी ना आपकी। सो देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट प्राइस कि अगर डिविडेंड एक कंपनी नहीं दे रही है और वो एक्सपेंशन में जा रही है, तो डिविडेंड अब देखते हैं साल बाद शुरू होता है, 2 साल बाद शुरू होता है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट प्राइस व्हाट टू बाय, हमने डिसाइड कर लिया। when to buy is that price where we'll have to determine कि क्या इस प्राइस पे अट्रैक्टिव है नहीं है। तो अगर डिविडेंड नहीं है और आगे चल के डिविडेंड हो सकते हैं, तो प्राइस को थोड़ा सा माइनस होने देते हैं, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, थोड़ा सेटल होने देते हैं, तो वहां पे फिर हम एंग्रो होल्डिंग को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बट देन अगेन इट इज वेरी साउंड एंड गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मुफीज ने बताया, ओवरऑल एनालिसिस कोई मसला है नहीं एंग्रो एज के अंदर। इससे पहले मैं नेक्स्ट सवाल पर जाऊँ, हम कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ रहे होते हैं, आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं उसके अंदर, लेकिन काफी ज्यादा कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि मार्केट इज शोइंग थ्रेट्स। अच्छा, ये चीज मैं काफी लोगों को इस बारे में बता भी दूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि मार्केट इज शोइंग थ्रेट्स। कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसे इंडिकेटर्स जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम मेंशन भी करते रहते हैं, इट इज ऑयल, और उसके कौन से लेवल्स होते हैं वो भी हम बता रहे होते हैं, और मार्केट के जो सस्टेन्ड लेवल्स हैं बाइंग के लिए वो भी हमने आपको एक्यूरेटली बता दिए हैं। मुइज, मैं जानना चाहूंगा कि कुछ और स्टॉक्स भी थे जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया पिछले हफ्ते के अंदर, जो लोग उनके अंदर स्टक हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि ब्लू एक्स हो गया, और भी कुछ स्टॉक्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑयल एंड गैस में भी। तो उनके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या आने वाले हफ्ते के अंदर मौका मिलेगा उनसे एग्जिट करने के लिए, अगर तो मार्केट थोड़े से बेहतर लेवल से, जैसे मुफीज ने बताया कि एक्सपेक्टेड है कि लेट्स सी ओपनिंग कैसी थी, बट ऑयल अगर नीचे ओपन होता ऑयल अभी नीचे नहीं है ना, मसला ही तो ये है ऑयल का। तो। ऑयल 86.63 पर क्लोज हुआ है, जो कि मैंने आपको अपने रोजनामा के अंदर आई थिंक या मिड डे मूव के अंदर बताया था कि अगर 85 के अराउंड, 86 के नीचे एटलीस्ट क्लोज होता ना, तो फिर मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा और फिर सेटल हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्लोजिंग दिया, तो जो मंडे की ओपनिंग होगी, आज रात की जो ओपनिंग होगी, वो इंपॉर्टेंट होगी देखना। अगर ऑयल ऊपर ओपन हुआ और मार्केट खुलने तक भी ऊपर ही रहा, तो मार्केट के अंदर प्रेशर देखेंगे, और वही 175 174 वाला लेवल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और अगर मैं आपको प्रॉपर बाइंग का बोलूंगा ना कि आपने बाइंग करनी है प्रॉपर, तो वो उन्हीं लेवल से बोलूंगा। उससे पहले मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स बताता रहूंगा, ओजीडीसीवी, पीएलपी, एसओ, एंग्रो होल्डिंग, तो ये बताता रहूंगा। जब मैं आपको बोलूँ प्रॉपर बाइंग करनी है, तो मतलब समझ लें कि 174 175 में मार्केट आ गई है, ठीक है। और जहां तक आपने बात की कि मार्केट को या जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगी प्रॉपरली, जिसके अंदर वॉल्यूम्स हो, यानी कि अगर ऑयल नीचे आया अच्छा खासा, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी आना शुरू होंगे, पूरा सेंटिमेंट सेट होगा और मार्केट पॉजिटिव भी जाएगी, तब जाकर जो पेनी स्टॉक्स हैं, ब्लू एक्स का आपने नाम लिया, क्यू टेक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो जी, बहुत जी। सारे शेयर है, तो वो फिर चलना शुरू होंगे। और अगर तब तक नहीं चले, तब तक आपने वेट करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट जब गिर रही है, तो उनके अंदर इतना प्रेशर भी नहीं आ रहा, वो बस रुके हुए हैं, वो चल नहीं रहे, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा वेट करेंगे ऑयल के नीचे आने का, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग सेटल होनी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना और लग जाए, लेकिन उसके बाद आपके रेट्स आ जाएंगे, क्योंकि शेयर्स आपने अच्छे लिए हुए हैं जो मुझे आपने बताए। इसके अलावा अगर आपने कोई खराब शेयर लिए हुए हैं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए बढ़ने में, लेकिन रेट उनके भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी मजीद जो एनालिसिस होगा कल की ऑयल की ओपनिंग के बाद, मार्केट कैसा परफॉर्म करती है और स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।